अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने कल डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि हमारे पास नोस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटी और साथ ही साथ फेरिंग्स तक था। आज हमने उससे आगे का ट्रैक, जिससे एयर मूव करती हुई एयर जो है वो हमारे पास एल्वोलाई तक पहुंचती है, उसको डिस्कस करना है और उस ट्रैक को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम लेरिंग्स, और लेरिंग्स हमारे पास है अपर पोर्शन ऑफ ट्रैकिया। लेयरिंग से ये स्टार्ट होता है और इवेंचुअली जो है वो एयर पहुंचाता है एल्वोलाई तक, जहां पर एयर से जो है ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में एंटर हो जाती है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का है वो लेयरिंग्स है। इसका नंबर 1 होता है। ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है या ऐसा पार्ट है जो कि वॉइस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसकी एनाटॉमी देखें तो कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, ये कार्टिलेज का बना होता है। ग्लोटिस एक ओपनिंग है जिसकी थ्रू जो है एयर मूव करती है, और एपिग्लोटिस उसका हिंज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिकली अपवर्ड मूव कर जाता है जब भी फूड ने पास होना होता है। फूड जब पास होता है तो वो इस तरह से ग्लोटिस है अगर, तो जो हमारे पास हिंज लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस है, जब फूड ने पास होना होता है तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। ये बोलस है जो कि फिर यहाँ से मूव करता हुआ ईसोफेगस में मूव कर जाता है, जो कि फूड पाइप है। और जब बोलस इस हिंज लाइक स्ट्रक्चर के हॉरिजॉन्टल होने के थ्रू फूड पाइप में एंटर हो जाता है, तो हमारे पास ये ग्लोटिस की जो ओपनिंग है दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, जो कि आपने इस डायग्राम में देखा। तो ये एपिग्लोटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बोलस को फूड पाइप में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ वोकल कॉर्ड्स जो कि ग्लोटिस में प्रेजेंट होते हैं, इस ओपनिंग में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वाइब्रेट करते हैं जब एयर इनसे पास करती है और वॉइस प्रोडक्शन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एयर हमारे पास एक्सहेल हो रही है, या वो रिस्पॉन्सिबल है, या इनहेल हो रही है वो एयर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ट्रैक एक ही फॉलो होगा चाहे एक्सहेल हो रही हो एयर या इनहेल हो रही हो। तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट तभी करेंगे एक्सहेल एयर के थ्रू। जब एक्सहेल जो हो रही होगी एयर वो पास करेगी, उसकी वाइब्रेशन के थ्रू साउंड की प्रोडक्शन होगी। तो ये हमारे पास की एनाटॉमी थी लेयरिंग्स की, दैट इज़ द अपर पोर्शन और से पार्ट ऑफ ट्रैकिया। इसकी फिजियोलॉजी है कि एयर पैसेज वे है, एयर का एक पाथ है, और वॉइस प्रोडक्शन है। और वॉइस प्रोडक्शन जो है वो वोकल कॉर्ड्स करते हैं, और वोकल कॉर्ड्स का नंबर तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही हैं जो फंक्शनल हैं। सिर्फ 2 वोकल कॉर्ड्स फंक्शनल होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपना फंक्शन वॉइस प्रोडक्शन का। और वोकल कॉर्ड्स की थिकनेस फीमेल में कम होती है, मेल में ज़्यादा होती है, इसीलिए मेल की आवाज़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल उनकी पिच जो है वो हाई होती है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, यानी एयर जो है लेयरिंग से मूव करती हुई ट्रैकिया में पहुंचती है, जो कि विंड पाइप इसका दूसरा नाम है, और ये एक ही होता है नंबर में। ट्रैकिया विंड पाइप है, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमी देखें, तो ये बना होता है सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स का। कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो सी शेप्ड होती हैं, कुछ इस तरह की। इसे हम इनकम्प्लीट रिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद होता है, और सिलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है, जो कि म्यूकस सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, उन्हें गोबलेट सेल्स कहा जाता है, जो कि एयर से एयर की फिल्ट्रेशन करते हुए उसके डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम उन डस्ट पार्टिकल्स को बॉडी से जो है वो बाहर जो है वो एक्सक्रीट करता है, जैसे कि स्वेलो कर देगा या बॉडी से बाहर कर देगा। और इस जो हमारी बॉडी से बाहर जो निकलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्कूटम होगा, जिसे हम स्कूटम कहते हैं। और ये ट्रैकिया हमारे पास की फिजियोलॉजी, इसकी फंक्शन है कि एयर पैसेज वे है,
फिल्टरेशन करता है थ्रू म्यूकस सेल्स। मॉइस्टनिंग भी हमारे पास म्यूकस सेल्स से होती है और कंडीशनिंग भी, क्योंकि म्यूकस सेल्स जहाँ प्रेजेंट होंगे वो एयर की कंडीशनिंग करेंगे, उसको बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक मेंटेन करेंगे, उसके डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे, उसकी मॉइस्टनिंग करेंगे। और एयर पैसेज वे हमारे पास विंड पाइप जो है वो एक पाथ है जो कि एयर फॉलो करती है। अब हमारे पास ये फर्स्ट 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हमने। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का 3rd नंबर है। तो ये हमारे बाकी के पार्ट्स हैं कि ट्रैकिया के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर रफली ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये लेयरिंग्स के बाद ट्रैकिया का विंड पाइप जो स्टार्ट हुआ था जो कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स का बना हुआ था, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई का नंबर जो है वो हमारे पास एक ये है, एक ये है, तो ये टोटल 2 होती हैं जो कि लंग्स में एंटर होने लगती हैं। इसके बाद लंग्स आते हैं जिसमें फिर ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके बाद अल्टीमेटली वो पहुंचती हैं उस स्ट्रक्चर तक जो कि मेन साइट है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, दैट इज़ एल्वोलर सैक। तो ये जो हमारे पास 2 जो ट्यूब्स हैं इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, जो कि आगे जाके डिवाइड हो जाएंगी और स्मॉल हो जाएंगी साइज़ में। तो इनकी एनाटॉमी देखें तो ये भी सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट रिंग्स जो हैं इनको कह सकते हैं क्योंकि सी शेप्ड हैं। साथ ही साथ इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम भी प्रेजेंट है और म्यूकस सेल्स भी प्रेजेंट हैं जो कि गोबलेट सेल्स हैं। बिल्कुल ट्रैकिया जैसी एनाटॉमी है इसकी और ट्रैकिया जैसा ही इसकी फिजियोलॉजी है, जो कि फंक्शन जैसे कि सीलिएटेड एपिथेलियम होने की वजह से फिल्टरेशन हो जाएगी, मॉइस्टनिंग, म्यूकस सेल्स उसकी जो है कंडीशनिंग करेगा, और ये एयर पैसेज वे भी है। इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होंगी इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। जिस तरह रूट्स होती हैं और वो आगे जाके डिवाइड होके स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो उनका साइज़ हो जाता है, उसी तरह ब्रोंकाई जो है वो भी प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। जितनी ज़्यादा डिवीज़न और उतना ही ज़्यादा हमारे पास उसका लेवल। सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल को इकट्ठे डिस्कस करें तो इसकी एनाटॉमी ये है कि इसमें कार्टिलेज रिंग्स नहीं जबकि कार्टिलेज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं और वो इर्रेगुलर होती हैं, रेगुलर पैटर्न में नहीं होती। इर्रेगुलर पैटर्न में कार्टिलेज प्लेट्स इनकी एनाटॉमी है और सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस सेल्स इस लेवल पर भी प्रेजेंट हैं, और इनका काम भी वही है सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस सेल्स का कि वो एयर पैसेज वे के साथ साथ एयर की मॉइस्चरिंग, फिल्टरिंग और साथ साथ कंडीशनिंग कर रहे हैं। सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल ब्रोंकाई ये वो है जो कि एल्वोलर सैक के बिल्कुल करीब आ जाता है। ये एल्वोलर सैक का ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर हमारे पास ये ब्लड कैपिलरीज हैं और साथ ही साथ ये ब्लड वेसल है जिसके अक्रॉस गैसियस एक्सचेंज होना है। इस पॉइंट पर पहुंचने से पहले हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचे। अब ब्रोंकाई का लेवल टर्शरी लेवल तक आना था और इससे जो मज़ीद एंडिंग्स हैं जो कि ये मैंने आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका दिखाया है वो ब्रोंक्यूल्स कहलाएंगी। यानी ट्रैकिया जो कि विंड पाइप थी, उसके बाद डिवीज़न हुई 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में, उसके बाद मज़ीद सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में जो है वो डिवीज़न हुई, और लास्ट में ब्रोंक्यूल्स जो कि सबसे जिनका स्मॉलेस्ट डायमीटर है ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स का, जिन्हें हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कह रहे हैं, उनका डायमीटर है 1 मिलीमीटर या उससे भी कम। तो उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं जिसमें क्या होता है हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इस लेवल तक हमारे पास कार्टिलेज प्रेजेंट होता है यानी ब्रोंकाई तक, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है कि ब्रोंकाई के लेवल तक कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ब्रोंक्यूल के लेवल पर कार्टिलेज एब्सेंट हो जाएगा। वहाँ पर जो चीज़ प्रेजेंट होगी वो है सीलिएटेड एपिथेलियम और साथ ही साथ हमारे पास म्यूकस सेल्स, और इनका भी वही काम है। सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस सेल्स जहाँ होंगे वहाँ एयर की कंडीशनिंग, फिल्टरेशन और मॉइस्चरिंग होगी। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये वो रेस्पिरेटरी नाम से ही जाहिर है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो कि एल्वोलर सैक के बिल्कुल करीब है ये साइट, और साथ ही साथ एल्वोलाई का स्ट्रक्चर इसके बाद स्टार्ट हो जाता है। ये एल्वोलाई का डक्ट है और ये एल्वोलाई का सैक है, और ये दोनों मिलकर जो है वो
एयर सैक बनाते हैं, इन्हें कलेक्टिवली एयर सैक कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल को यानी इस स्ट्रक्चर को। इस पार्ट को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई जो कंप्राइज कर रहे हैं, इसे हम कलेक्टिवली एयर सैक कहेंगे। और ये हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट है, जिसने फंक्शन परफॉर्म करना है, मेन फंक्शन। और साथ ही साथ अगर स्ट्रक्चरल यूनिट की बात की जाए, वो एल्वोलाई है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली अडेप्टेड है फॉर द रोल ऑफ गैशियस एक्सचेंज। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, जो कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पर म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सेल्स के साथ साथ इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ म्यूकस सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कार्टिलेज भी प्रेजेंट नहीं, क्योंकि वो ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर ही ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर सीलिएटेड एपिथेलियम भी ख़त्म हो जाता है। जिस तरह ब्रोंक्यूल्स के लेवल तक कार्टिलेज ख़त्म था, उससे आगे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर नहीं आना था, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर सीलिएटेड एपिथेलियम भी ख़त्म, सिर्फ म्यूकस सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर भी फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का काम है वो गैशियस एक्सचेंज का काम है, यानी कि ब्लड और एयर के दरमियान में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। एल्वोलाई विच इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट है ये, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली अडेप्टेड है फॉर द गैशियस एक्सचेंज। ये होता है सिंगल लेयर्स, और सिंगल लेयर होने के साथ साथ यानी कि इसकी एक ही लेयर है, डबल लेयर नहीं है, ये एक ही लेयर है इसकी। सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, ये जो ब्लू कलर की मैंने ड्रॉ की हैं ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है, और ये वही ब्लड कैपिलरीज हैं जिसके थ्रू जो है ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वोलाई में आएगी और एल्वोलाई से ऑक्सीजन आएगी ब्लड में, जो कि पूरी बॉडी को सप्लाई की जाएगी। और ब्लड कैपिलरीज लाइंड होता है बाय सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट एक ऐसा हमारे पास जो है एक फिज़िकली अडेप्टेड स्ट्रक्चर है जो कि इन्वॉल्व होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में। सरफेस टेंशन रिड्यूस होने की वजह से जो है यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज का जो रोल है वो अच्छे से प्ले होगा, और यहाँ पर इसकी फिजियोलॉजी भी गैशियस एक्सचेंज ही है। और अल्टीमेटली यहाँ पर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है एल्वेलर सैक में, और साथ ही साथ एल्वेलर सैक से मूव करती है ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में। ये हो गया गैशियस एक्सचेंज। जो ऑक्सीजन हमारे पास ब्लड कैपिलरीज में आई है ये बॉडी को सप्लाई की जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलर सैक में गई है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, वो लंग्स में जाएगी थ्रू पल्मरी आर्टरी, जहाँ पर उसकी दोबारा से ऑक्सीजनेशन होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस किया। अगर हम लास्ट में अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कलेक्टिवली सीक्वेंशियल वे में लेके चलें, तो सबसे पहले हमारे पास आई थी नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स का नंबर 2 था, एयर एंटर हुई। नोस्ट्रिल्स के बाद नेज़ल कैविटी जो कि नंबर में 2 हैं, और उनके मज़ीद आगे से 6 पाथवेज ओपन होते हैं। 2 हैं तो एक के 3 हैं, तो दोनों के 6 हुए। उसके बाद फेरिंग्स, जिसने डिसाइड करना है कि फूड पाइप में जाएगा और एयर ट्रैकिया में यानी विंड पाइप में आएगी। उसके बाद लेयरिंग्स जो कि वॉइस प्रोडक्शन जो है कार्टिलेजिनस बॉक्स है। उसके बाद विंड पाइप, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो कि लंग्स से बिल्कुल थोड़ा सा ही एंटर होने से पहले वाला पाइप होता है, जो कि पार्टली डिवाइड हुआ होता है इनसाइड एंड आउटसाइड द लंग्स। उसके बाद सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई आते हैं, और अल्टीमेटली डिवाइड होकर वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलर सैक और डक्ट, ये एक फंक्शनल यूनिट है। और एल्वोलाई के जो सराउंडेड कैपिलरीज हैं, यहाँ पर इस लेवल पर जाकर गैशियस एक्सचेंज होता है, और जो है ब्लड में ऑक्सीजन और एल्वोलर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।